बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 105 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये सब कुछ सोचते हुए मेरे दिमाग की नसें फटने लगी, सर बुरी तरह दुख रहा था। मैं उठकर किचन में आ गया और चाय बनाने लगा। कुछ देर बाद चाय पीते हुए मैंने फ़ोन का रिसीवर उठाकर रंगा का नंबर मिलाया। ये कॉल तीसरी घंटी पर रिसीव कर ली गई, लेकिन वो आवाज़ ना रंगा की थी और ना उस लड़की की। हालांकि मैंने पहले जब भी इस नंबर पर फ़ोन किया था, कॉल हमेशा उस लड़की ही ने रिसीव की थी, लेकिन इस वक्त एक भारी मर्दाना आवाज़ मेरी समाज से टकराई। रंगा से बात कराओ, मैं नाजी बोल रहा हूँ, मैंने हेलो के जवाब में कहा। वाजा रंगा तो इस वक्त मौजूद नहीं, वो बाहर गया हुआ है, आप पैगाम दे दो। वो जब भी वापस आए कहना मुझे फ़ोन करे, बहुत ज़रूरी काम है, मैंने कहा। रिसीवर रखकर मैं चाय की चुस्कियाँ लेता रहा और फिर उठकर अपने कमरे में आ गया। अलमारी पूरी तरह खुली हुई थी और सारे कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। बेड का मैट्रेस भी उल्टा हुआ था और पिछली तरफ से उसे चाकू की नोक से काट दिया गया था। मैं दूसरे कमरे में आ गया, वहां भी बेड का मैट्रेस कटा हुआ था। तीसरे बेडरूम का भी यही हाल था। रजिया ने मुझे लाउंज में बातों में लगाए रखा था और सालार ने इसी दौरान खूब अच्छी तरह तलाशी लेकर अपना इत्मीनान कर लिया था। पिछली मरतबा उन्होंने फेडरल बी एरिया वाले बंगले पर छापा मारा था तो उस वक्त भी खूब अच्छी तरह तलाशी ली थी, लेकिन उन्हें हीरोइन नहीं मिली थी। और फिर इसी बंगले से जाते हुए मैंने बिल्ले को बताया था कि हम भी इसी बंगले में थे और हीरोइन भी यही थी, और इस मरतबा शायद सालार किसी गलती का अहाता नहीं करना चाहता था। हीरोइन की तलाश में उसने मैट्रेस भी काट कर रख दिए थे। अपने कमरे में आकर मैं बाथरूम में घुस गया, नहाकर कपड़े बदले और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने बाहर जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने का फैसला किया था, क्योंकि अब छुपे रहने का कोई फायदा नहीं था। मैं मुकम्मल तौर पर उनकी नजरों में आ चुका था। सबसे पहले मैंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर गाड़ी को बिला मकसद मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता रहा। मेरा दिन इस वक्त बुरी तरह उलझा हुआ था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। और आखिरकार शहीद मिल्लत रोड के एक चौराहे पर मैंने एक पहाड़ी के दूसरी तरफ रोड पर उसके फौरन ही बाद एक तंग सी सड़क पर गाड़ी मोड़ दी। उस पहाड़ी के एक तरफ बंगले थे और दूसरी तरफ वो पहाड़ी थी जिसके ऊपर पार्क बना हुआ था। मैंने गाड़ी पहाड़ी पर जाने वाली तंग सी सड़क पर मोड़ दी। वसी और इस पहाड़ी पर बड़ा खूबसूरत पार्क बनाया गया था, लेकिन पानी की किल्लत ने उसका हुस्न बिगाड़ कर रख दिया था। इस पहाड़ी का एक हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ था, जिसके किनारों पर रेलिंग लगाकर इसे महफूज किया गया था। रेलिंग के साथ साथ कंक्रीट के बेंच बिछे हुए थे। उससे जरा फासले पर खाने पीने की चीजों के स्टॉल थे। इस तरह खासी रौनक थी। यहाँ से शहर के उस तरफ के हिस्से का नजारा किया जा सकता था। मैं एक बेंच पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉल का नौम और मुलाजिम लड़का आवाज लगाता हुआ इस तरफ आया, तो मैंने उसे एक बोतल ले ली और चुस्कियां लेते हुए किसी नशेब में दूर तक फैले हुए बंगलों को देखने लगा और कभी चबूतरे पर खेलते हुए बच्चों को देखता। शाम का अंधेरा फैलते ही बरकी रोशनियां जगमगा उठी। मैं उसके बाद काफी देर वहां बैठा रहा और फिर उठकर गाड़ी में आ गया। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए मैंने कार का रुख लियारी की तरफ मोड़ दिया। लियारी में मुझे रंगा के अड्डे तक जाने की जरूरत पेश नहीं आई। एक जगह पर हुजूरी को देखकर मैंने कार रोक दी और उससे पता चला कि रंगा इलाके में नहीं। उसके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ गया है। मैं शहर की आवारागर्दी करता हुआ रात 12 बजे के करीब अपने ठिकाने पर आया और सबसे पहले मैंने रंगा को फोन किया। इस मरतबा भी कॉल किसी और ने रिसीव की, लेकिन रंगा से बात हो गई। सॉरी वाजा, उसने कहा, मैं सुबह से बहुत मसरूफ था। मुझे पता चल गया था कि तुमने सुबह मुझे फोन किया था और शाम को खुद भी आए थे। बोलो क्या मामला है? उसका लहजा महसूस करके मैं चौंके बगैर ना रह सका। मुझे ओपरेपन का एहसास हुआ था। तहरीमी का एक आदमी मेरे पास आया था। मैंने रजिया का नाम लिए बगैर कहा। तहरीमी ने पेशकश की है कि अगर हीरोइन वापस कर दी जाए तो वो नरगिस को छोड़ देगा। मैंने उसे रजिया से होने वाली दूसरी बातें बताने की जरूरत नहीं समझी। तहरीमी को बोलो उस हीरोइन को भूल जाए, रंगा ने कहा। वो जहर तो आज सुबह ही मैंने गटर में बहा दिया था और तुम्हारी दोस्त नरगिस को हम उसके कब्जे से जरूर छुड़ाएंगे। हमारे पास आज की रात और अगले 2 दिन बाकी हैं। इसी दौरान हम बंदोबस्त कर लेंगे। मेरे आदमी जुटे हुए हैं। मैंने भी ये मालूम कर लिया है कि नरगिस तहरीमी के गुलशन वाले बंगले में नहीं, उसे कहीं और पहुंचा दिया गया है। जैसे ही पता चलेगा हम रेड करके नरगिस को छुड़ा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। हमें तकरीबन 15 मिनट तक बात होती रही। इसी दौरान मुझे बार बार ये एहसास होता रहा था कि उसके लहजे में वो पहली जैसी बात नहीं थी और ये एहसास मुझे रंगा के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। दूसरा दिन भी गुजर गया। मैंने 1-2 मरतबा रंगा से बात करने की कोशिश की, मगर राब्ता नहीं हो सका। शाम से 7 बजे के करीब में बाहर आया तो उसके थोड़ी देर बाद रेहान अपनी बीवी ज़बैदा के साथ आ गया। उसने नरगिस के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने ये कहकर टाल दिया कि पुलिस उसका सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि मैं ना कल पुलिस स्टेशन गया था और ना आज। कल सुबह एक ASI आया था। उसके बाद किसी पुलिस वाले ने भी यहाँ आकर जांच तक नहीं देखा था। उन्हें जरूरत भी क्या थी? ये खेल तहरीमी ने शुरू किया था और पुलिस की हैसियत इस खेल में खामोश तमाशाई की सी थी। वो दोनों मियाँ बीवी देर तक बैठे बातें करते रहे। वो लोग मेरे बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि मेरा नाम मुनीर अहमद है और मैं बिजली के आलात सप्लाई करता हूँ, और ये कि नरगिस मेरी बीवी है। मैं यहाँ बहुत शराफत से रह रहा था।
नरगिस ने भी मुख्तलिफ घरों की खवातीन से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे, इसलिए इस गली में हमारी इज्जत थी। और मैं सोच रहा था कि अगर इन लोगों को मेरी असलियत का पता चल जाए तो शायद खुद पकड़कर मुझे पुलिस के हवाले कर दे। बातों ही बातों में ज़ुबैदा ने कह दिया कि मेरे लिए रात का खाना उनके घर से आ जाएगा। और फिर रात तकरीबन 9 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी बजी तो मैंने रिसीवर उठा लिया। हेलो नाजी, एक नुस्वानी भराई हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। मेरी बात गौर से सुनो, बीच में टोकने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। वो कह रही थी, तुम्हारी दोस्त नरगिस इस वक्त अबुल हसन इस्फानी के एक वैरान जंगल में है। अबुल हसन इस्फानी रोड पर जंगल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने कहा, टोको मत, मेरी बात सुनते रहो। उसने कहा, अबुल हसन इस्फानी रोड पर बयानी हाइट्स और हशमत मेमोरियल स्कूल के बीच में तकरीबन 5 एकड़ का एक प्लाट खाली पड़ा है। ये प्लाट पता नहीं किसका है, लेकिन यहाँ कीकर का जंगल आबाद हो चुका है। उस प्लाट के गिर्द 4 दीवारी है और बयानी हाइट्स के साथ उस प्लाट के कॉर्नर पर दीवार के अंदर की तरफ चौकीदार का कमरा है। वहाँ चौकीदार भी रहता है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं कि जंगल के अंदर क्या हो रहा है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, कई साल पहले इस प्लाट के ऐन वक्त में एक बंगले की तामीर शुरू हुई थी, लेकिन फिर किसी वजह से काम अधूरा छोड़ दिया गया। बंगले का स्ट्रक्चर अब भी वहाँ मौजूद है और नरगिस को वहीं पहुंचा दिया गया है। उसकी हिफाजत के लिए वहाँ सिर्फ एक आदमी है। तुम कोशिश करो तो नरगिस को वहाँ से निकाल सकती हो। तुम कौन हो? और टोको मत और मेरी बात सुनते रहो। उस औरत ने मेरी बात काट दी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मैं तुम्हें आखिरी बात बताना चाहती हूँ। नरगिस को वहाँ से निकाल कर तुम यहाँ नहीं आओगे जहाँ इस वक्त बैठे हुए हो। तो फिर कहाँ जाऊँ? मैंने पूछा। एक नंबर नोट करो, उसने कहा। और नंबर नोट कराने के बाद बोली, ये बंगला गुलशन इकबाल के ब्लॉक 13D1 में है। कॉलटेक्स पेट्रोल पंप से जरा आगे बाईं तरफ गली से उस ब्लॉक में दाखिल होगे तो चंद गज आगे एक तरफ गली में उल्टे हाथ पर वो बंगला है। आसानी से तलाश कर लोगे। तुम नरगिस को लेकर सीधे वहीं पहुंचोगे और मेरी इजाजत के बगैर वहां से बाहर नहीं निकलोगे। तुम हो कौन और हमसे ये हमदर्दी क्यों? मैंने पूछा। तफसील बताने का वक्त नहीं, लेकिन मेरे बारे में भी जल्दी जान लोगे। फिलहाल अल्लाह निगहबान। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही लाइन मुनक़ते होगी। मैंने रिसीवर रख दिया और रेहान और ज़ुबैदा की तरफ देखने लगा। खैरियत? कोई खास बात? रेहान ने पूछा। उसने मेरे चेहरे के तासरात से इस फोन कॉल की अहमियत का अंदाजा लगा लिया था। मेरे एक दोस्त का फोन था। मैंने कहा, उसे अंदेशा है कि नरगिस को तावान के लिए अगवा ना किया गया हो। आजकल इस किस्म की वारदातें तो हो ही रही हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये चक्कर क्या है। वो कौन लोग हैं और नरगिस को क्यों अगवा किया गया है? अगर तावान के लिए अगवा किया गया होता तो उन्हें अब तक मुझसे रब्ता करना चाहिए था। ये लोग बहुत होशियार होते हैं, रेहान बोला। जब तक पुलिस की सरगर्मियां और तुम्हारी भागदौड़ कम नहीं होगी, तुमसे रब्ता नहीं करेंगे। यही तो सोचकर परेशानी हो रही है कि वो बेचारी न जाने कहां और किस हाल में होगी। मैंने कहा। मैं अब बात खत्म कर देना चाहता था और मेरी ख्वाहिश थी कि अब वो लोग चले जाएं। और आखिरकार 10 मिनट बाद ज़ुबैदा उठ गई। खाना तैयार हो गया होगा, मैं रेहान साहब से कहलवा दूंगी, तुम वहीं आकर खा लेना। आओ जी। आखिरी 2 अल्फाज उसने अपने शोर की तरफ देखते हुए कहे। उनके जाने के फौरन बाद मैंने फोन का रिसीवर उठा लिया और रंगा का नंबर मिलाने लगा। कॉल इस वक्त भी उसी भारी आवाज वाले ने रिसीव की। मुझे हैरत थी कि 3 दिन से मेरी ये कॉल आदमी क्यों रिसीव कर रहा था। हालांकि इससे पहले मैंने जब भी फोन किया था कॉल वो लड़की वसूल करती थी और अब भी लाइन मिलने पर घंटी बजी थी कि वही पहाड़ी कव्वे जैसी आवाज मेरी समाज से टकराई। रंगा इस वक्त बहुत बिजी है वाजा। मेरी आवाज सुनते ही दूसरी तरफ से कहा गया, आप 2 घंटे बाद फोन करना, उसे कहो बहुत जरूरी बात है। मैंने कहा। दूसरी तरफ से तकरीबन 1.5 मिनट तक खामोशी रही, फिर रंगा की आवाज सुनाई दी, हाँ वाजा, जरा जल्दी बोलो, मैं इस वक्त मसरूफ हूँ। उसकी इस अंदाजे गुफ्तगू पर मैं चौंके बगैर ना रह सका। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मजबूरी के तहत मुझसे बात कर रहा हो। क्या बात है रंगा, तुम्हारा लहजा कुछ उखड़ा सा है। मैंने पूछा। इलाके में लफड़ा हो गया है वाजा, बंदा मारा गया है, तुम बोलो क्या बात है। उसने कहा, नरगिस का पता चल गया है। मैंने कहा, लेकिन शायद तुम इस तरफ तवज्जो ना दे सको, बहरहाल मैं खुद ही देख लूंगा। मैंने रंगा के जवाब का इंतजार किए बगैर रिसीवर रख दिया। मेरा ख्याल था कि वो मेरी नाराजगी समझ गया होगा और थोड़ी देर बाद खुद ही फोन करेगा, लेकिन 10 मिनट गुजर गए और उसका फोन नहीं आया। मेरे ज़हन में तरह तरह के वसवसे सर उभारने लगे। रजिया की कही हुई बातें याद आने लगी। कहीं वो मेरे साथ धोखा तो नहीं करेगी। मैंने तो हिरवन के अलावा जेवरात का थैला भी उसके हवाले कर दिया था। रजिया ने कहा था कि रंगा ने मेरी हमदर्दियां हासिल करने के लिए मुझे अपने बारे में कोई फर्जी कहानी सुनाई होगी। रजिया ने कुछ दूसरे लोगों के बारे में भी बताया था जो रंगा के हाथों नुकसान उठा चुके थे। रजिया तहरीमी के बहुत करीब थी और तहरीमी रंगा का पुराना हरीफ था। रजिया को ये सारी बातें तहरीमी से ही मालूम हुई होगी, लेकिन मैंने इन ख्यालात को जहन से झटक दिया। रंगा मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता था, लेकिन बहरहाल मैंने तय कर लिया था कि कल सबसे पहले रंगा से जेवरात का थैला वापस लूंगा। 10 किलो हीरोइन की मुझे परवाह नहीं थी और नरगिस वाले मिशन पर भी मैंने अकेले ही जाने का फैसला कर लिया। और उस पुरस्रार हमदर्द औरत ने फोन पर बताया था कि नरगिस की निगरानी के लिए वहाँ सिर्फ एक आदमी है और एक आदमी से मैं आसानी से निमट सकता था।
मैं भी ये सोच ही रहा था कि गेट की तरफ से रेहान की आवाज सुनाई दी। वो मुझे खाने के लिए बुला रहा था। मैंने बत्तियां बंद कर दी और बाहर आकर बरामदे का दरवाजा लॉक किया और गाड़ी भी बाहर निकाल कर गेट को भी ताला लगा दिया। अब मेरा यहाँ वापस आने का कोई इरादा नहीं था। रेहान के घर आकर चाबियों का गुच्छा मैंने रेहान के हवाले किया। कल मेरा एक दोस्त अपनी बीवी के साथ आया था। मैंने कहा मैं एक काम से जा रहा हूँ, वापसी में देर हो सकती है। मुमकिन है इसी दौरान वो मेरा दोस्त आ जाए तो चाबियां उसे दे दीजिए। चाबियां वापस करने के लिए मुझे एक फर्जी कहानी तो गढ़नी थी, क्योंकि साफ तौर पर तो नहीं कह सकता था कि अब जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊंगा। इस तरह मैंने वापसी का रास्ता भी खुला रखा था। खाना मैंने बेदिली से खाया, उसके बाद चाय भी पी। वो दोनों मियाँ बीवी बड़े खुलूस और हमदर्दी से पेश आ रहे थे। जब मैं उनसे रुखसत हुआ तो 11 बज रहे थे। मैं गलियों से होता हुआ पोस्ट ऑफिस के करीब मेन रोड पर निकल आया और गाड़ी को बाईं तरफ घुमा दिया। यही सड़क सीधी बायानी हाइट्स तक चली गई थी। कराची जैसे शहर में रात 11 बजे का वक्त ऐसा नहीं था कि रात का तस्वुर जहन में उभरता। बेशर इलाकों में तो रात 1-1:30 बजे तक जिंदगी जागती थी और शहर के बाद इलाके तो ऐसे थे जहां रात होती ही नहीं थी। यहाँ भी डाक खाने के मोड़ से डिस्को बेकरी के चौराहे तक दिन का सा समा था। इससे आगे मस्कन अपार्टमेंट्स वाले मोड़ भी खासी रौनक थी। ब्लॉक 3 की तरफ अल आसिफ स्क्वायर के करीब सुपर हाईवे जा मिलती थी। यही अबुल हसन असफानी रोड थी। मस्कन मोड़ के सामने बायानी हाइट्स के कई बिल्डिंगों पर फ्लैट्स थे। मैंने मस्कन मोड़ से गाड़ी बाईं तरफ मोड़ ली और कुछ आगे जाकर एक तंग और सुनसान गली के मोड़ पर रोक ली। अबू अल असफानी रोड पर 2 सड़कें थी। बीच में ट्रैफिक आइलैंड था जिसमें पौधे लगे हुए थे। मैं गाड़ी में बैठा सड़क के दूसरी तरफ बायानी हाइट्स के बगल में उस वसीउ अरीज प्लाट की तरफ देखने लगा जो वाकई कीकर के जंगल में तब्दील हो चुका था। मैं उस तरफ से पहले भी 2 मरतबा गुजर चुका था, मगर कभी तवज्जो नहीं दी थी। बाउंड्री वाल तकरीबन 5 फुट ऊंची थी, जिसके साथ कूड़े के ढेर लगे हुए थे। दीवार की दूसरी तरफ तारीक जंगल था। अलबत्ता बायानी हाइट्स की तरफ दीवार के कॉर्नर पर अंदर की तरफ चौकीदार का कमरा था। वहीं उस कमरे में आमदोरफ्त के लिए एक छोटा सा रोशनदान भी था जिससे बल्ब की रोशनी आ रही थी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी और उसे घुमाकर प्लाट से आगे मुल्क स्कूल वाली गली में ले गया और चंद गज का फासला तय करके उसे पिछली गली में मोड़ दिया। ये तंग सी गली थी। एक तरफ माचिस की डिबिया की तरह एक दूसरे से मिले हुए मकान थे, तो दूसरी तरफ उसके सामने कीकर के जंगल का पिछला हिस्सा था। उस तरफ भी 5-6 फुट ऊंची दीवार थी, लेकिन अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं था। मैं गाड़ी को मोड़कर वापस ले आया और मेन रोड पर आहिस्ता आहिस्ता बायानी हाइट्स की तरफ बढ़ता रहा। मैं गहरी नजरों से जंगल की दीवार का जायजा ले रहा था, लेकिन कहीं भी कोई गैप दिखाई नहीं दिया। मैंने गाड़ी जरा आगे ले जाकर रोक ली। सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। मैं गाड़ी में बैठा इधर उधर देखता रहा। मेरे ख्याल में चौकीदार का कमरा एक ऐसा रास्ता था जहां से इस जंगल में दाखिल हुआ जा सकता था। 10 मिनट गुजर गए और फिर उसी दीवार में वो छोटा सा दरवाजा खुलते देखकर मैं चौंक गया। अंदर से 2 आदमी बरामद हुए थे। एक लंबे कद का जवान आदमी था जिसने पैंट और टी शर्ट पहन रखी थी, और दूसरा आदमी अधेड़ उम्र जिसने शलवार कमीज पहनी हुई थी। अधेड़ उम्र शख्स ने दरवाजे को ताला लगाकर चाबी जेब में डाल दी और वो दोनों बातें करते हुए सड़क पार करके मस्कन अपार्टमेंट्स की तरफ दुकानों की तरफ चले गए। मैं भी कार से उतरकर उनके पीछे चल पड़ा और सड़क पार करके दूसरी तरफ चला गया। इस तरह मैं दूर रहकर उन पर निगाह रख सकता था। वो दोनों एक पठान के होटल के सामने बिछी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ और ग्राहक भी बैठे हुए थे। कुछ ही देर बाद होटल के मुलाजिम लड़के ने उनके सामने चाय के 2 कप रख दिए। चाय पीने के बाद वो ज्यादा देर वहां नहीं बैठे। पैंट शर्ट वाला सड़क पार करके मेरी तरफ आ गया। उसी वक्त एक मिनी बस वहां आकर रुकी। वो आदमी बस में सवार हो गया और बस वहां से रवाना हो गई। अधेड़ उम्र ने चाय के पैसे दिए। मुलाजिम ने उसे प्लास्टिक की एक थैली भी थमा दी जिसमें गालबन 2-3 कप चाय भरी हुई थी। वो बूढ़ा वापस चल पड़ा। मैं भी सड़क के दूसरी तरफ तेज तेज कदम उठाता हुआ उसके मुतवाजी चलता रहा और उससे पहले अपनी कार के करीब पहुंच गया। वो बूढ़ा मेरे करीब से गुजरकर दीवार में उस दरवाजे के करीब पहुंच गया और ताला खोलकर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मैं भी तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां पहुंच गया। और इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करता, मैं फुर्ती से अंदर घुस गया और दरवाजा बंद करके जेब से पिस्तौल निकाल लिया। ये वही पिस्तौल था जो उस रात एयरपोर्ट से वापसी पर वैन के ड्राइवर अकरम ने मुझे दिया था। कौन हो तुम? और खामोश। मैंने उसके होंठों पर उंगली रख दी। मुंह से आवाज निकाली तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। बूढ़े का चेहरा धुआं हो गया। मैंने बड़ी फुर्ती से दरवाजे का कुंडा चढ़ा दिया। यहाँ कितने आदमी हैं? मैंने बूढ़े के खौफजदा चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। झूठ बोलने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचोगे। कोई नहीं, बूढ़ा अकलाया। अकेला हूँ, देख लो। और ये चाय किसके लिए लाए हो जबकि तुम खुद पी कर आए हो? मैंने पूछा। अपने लिए लाया हूँ। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से धुआं हो रहा था। मैंने इधर उधर देखा। कमरे की दूसरी तरफ भी एक दरवाजा था जो बंद था। वो आदमी कौन था जो यहाँ से गया है? मैंने सवाल किया। मेरा भतीजा है, सरकारी दफ्तर में क्लर्क है, कभी कभी मुझे मिलने को आ जाता है, बूढ़े ने कहा। वो अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। जंगल के अंदर इस बंगले में औरत के साथ कितने आदमी हैं? मैंने पूछा। बूढ़ा उछल पड़ा। उसकी आंखों में बेपनाह खौफ उभर आया था। कोई नहीं साहब जी, जंगल में कोई बंगला नहीं, वहाँ कोई नहीं है। बूढ़ा अब खौफ से होले होले कांपने भी लगा था। मेरा दिल तो चाहा कि उसके मुंह पर घुंसा मारकर 1-2 दांत बाहर निकाल दूं,
लेकिन यह कमरा लंबे सड़क था। उसकी चीख की आवाज सुनकर सड़क पर से गुजरने वाला कोई भी शख्स मुतवज्जह हो सकता था। मैंने आगे बढ़कर पिस्तौल की नाल उसकी कनपट्टी से लगा दी। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका और छलंगा सी चारपाई पर गिर गया। मैंने एक पैर चारपाई की पट्टी पर रखा और पिस्तौल की नाल एक बार फिर उसकी कनपट्टी से लगा दी। अब अगर तुमने जबान नहीं खोली तो खोपड़ी उठा दूंगा, मैं गुर्राया। बताता हूँ। उसने अकलाते हुए एक हाथ उठा दिया। वहां सिर्फ एक आदमी है, ये चाय मैं उसी के लिए लाया था। वो चाय के लिए मेरा इंतजार कर रहा होगा। और फिर उसने बहुत सी बातें बता दी। उसके कहने के मुताबिक इस प्लाट का मालिक एक बहुत बड़ा सेठ है जो यहाँ कभी नहीं आया। वो खुद हर महीने की 2 तारीख को तनख्वाह लेने के लिए उसके दफ्तर चला जाता है। एक आदमी ने उसे बड़ी रकम का लालच देकर चंद रोज के लिए जंगल के अंदर वाक़े वो बंगला इस्तेमाल करने पर आमादा किया था और उसे यकीन दिलाया था कि किसी को पता नहीं चलेगा और उस पर भी कोई हर्फ नहीं आएगा। वो लोग 2 दिन पहले एक औरत को लेकर यहाँ आए थे। उससे 1 दिन पहले उन्होंने बंगले का फर्श वगैरह साफ किया था। वो औरत को अय्याशी के लिए नहीं लाए थे। वो कैदी थी और बहुत खौफजदा थी। उस बूढ़े के कहने के मुताबिक एक आदमी सुबह से शाम तक और एक आदमी शाम से सुबह तक उस औरत की निगरानी करता था। उस औरत को बांध कर रखा जाता था। सिर्फ खाना खाने के वक्त या जरूरत के वक्त उसके हाथ पैर खोले जाते थे। उस बंगले का रास्ता किस तरफ है, मैंने पूछा। उस दरवाजे के दूसरी तरफ, उसने अंदरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये खुदरू कीकर का जंगल है, हर तरफ कांटे ही कांटे हैं, लेकिन बंगले तक का रास्ता साफ है। मैंने उसका नाम पूछा और फिर कोने में पड़ी हुई एक रस्सी उठाकर उसके हाथ पैर पुश्त पर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठोंस कर उस पर भी पट्टी बांध दी ताकि वो किसी तरह मुंह से कपड़ा निकाल कर चीखना ना शुरू कर दे। चौकीदार को बांधने के बाद एक बार फिर मैं इधर उधर देखने लगा। चारपाई के नीचे लोहे का एक ट्रंक पड़ा हुआ था और 2 जोड़े पुराने जूतों के थे। कमरे के कोने में एक साल खुर्दा सी छोटी मेज थी जिस पर मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई थी और उसके ऊपर दीवार पर एक आईना भी टंगा हुआ था। दरवाजे के करीब ही दीवार के साथ एक मटका भी रखा हुआ था। छलंगा सी चारपाई पर तकिए के करीब एक टार्च भी रखी हुई थी। मैंने वो टार्च उठा ली और दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। उस तरफ गुंजान दरख्त और गहरी तारीकी थी। झींगरों और दीगर अशरातुल अर्द की आवाजें बड़ा पुरस्रार तासर दे रही थी। टार्च की रोशनी में मैंने पहले इधर उधर देखा और फिर मुझे वो पगडंडी नजर आ गई। वो कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। आमतौर इससे झाड़ियां कुछ दब गई थी। ऊपर और दाईं बाईं कुछ शाखें काट दी गई थी। इस तरह कीकर के उन गुंजान दरख्तों के दरमियान इतना रास्ता बन गया था कि किसी कदर मोहतात होकर चला जा सकता था। मैं टार्च की रोशनी में आगे बढ़ता रहा। मेरे बाएं हाथ में टार्च थी और दाएं हाथ में पिस्तौल जिसे मैंने कदरे पीछे रखा हुआ था। चारों तरफ आबादी के बीच में ये गुंजान जंगल बड़ा अजीब सा लग रहा था। तकरीबन 50 गज आगे जाकर मैं जैसे ही दाईं तरफ मुड़ा, मुझे वो मदम सी रोशनी नजर आ गई। रोशनी बहुत मदम थी। इस बंगले में किसी जगह गालबन कैरोसिन जल रहा था। सूखी हुई शाखें और खुश्क झाड़ियां मेरे पैरों के नीचे दब रही थी जिससे चिरचिराहट की आवाजें पैदा हो रही थी। कौन है ओए? एक गुर्राती हुई आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैं हूँ कलंदर, चाय लेकर आया हूँ, मैंने रुके बगैर आगे बढ़ते हुए कहा। मैंने टार्च वाला हाथ आगे को निकाल रखा था और उसका रुख सामने कर रखा था ताकि मैं खुद रोशनी के हाले से भी बचा रहूं। दरमियाने कद का वो शख्स बरामदे में खड़ा था। टार्च की रोशनी उसके जिस्म के नीचे वाले हिस्से पर पड़ी। उसके हाथ में पिस्तौल नजर आ गया। आओ यार, बहुत देर से इंतजार कर रहा था। वो पिस्तौल जेब में रखता हुआ अंदर की तरफ मुड़ गया। मैं बरामदे से होता हुआ दरवाजे में दाखिल हुआ। ये बंगले का पुराना सा स्ट्रक्चर था और जाहिर है दरवाजों और खिड़कियों के पट वगैरह नहीं थे। यह हाल कमरा था और रोशनी बाईं तरफ के कमरे से नजर आ रही थी। वो शख्स उस कमरे में गया, मैं भी उसी तरफ बढ़ गया। वो शख्स कमरे के कोने में रखी हुई छोटी मेज पर झुका हुआ था। गालबन कप उठा रहा था। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। इस तरह मुझे कमरे का जायजा लेने का मौका मिल गया। बहुत बड़ा कमरा था। एक दूसरे से फासले पर 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। एक चारपाई खाली थी और दूसरी पर नरगिस पड़ी हुई थी। उसके दोनों पैर टखनों के करीब रस्सी से बंधे हुए थे जबकि दोनों हाथ अलग अलग चारपाई की पट्टियों से बंधे हुए थे। नरगिस के जिस्म पर लिबास बराए नाम ही था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे और जिस्म के बाज हिस्सों पर खराशें नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर खौफ और आंखों में बेपनाह वहशत भरी हुई थी। कमरे के पिछली तरफ कुशादा खिड़की की जगह थी। बाईं तरफ वो ब्लाक रखकर उन पर कूलर रखा हुआ था जिसके ऊपर एक गिलास भी टिका हुआ था। मेज के करीब दीवार पर एक छोटा सा शेल्फ लगा हुआ था जिस पर कैरोसिन लैंप रखा हुआ था। नरगिस की हालत देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यहाँ उसके साथ क्या होता रहा है। वो इस वक्त जाग रही थी। पहले तो उसने तवज्जो नहीं थी, लेकिन मेरे चेहरे पर नजरें पड़ते ही वो जैसे चौंक सी गई। मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया। तुम चाहे कप्पों में डालो कलंदर, मैं इसे खोलता हूँ। मेज पर झुका हुआ शख्स सीधा हो गया और फिर जैसे ही मेरी तरफ मुड़ा एकदम उछल पड़ा। कौन हो तुम? वो अकला कर रह गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तुम्हारी मौत, मैंने घुर्रा कर कहा। तुम अपनी जगह से हरकत नहीं करोगे वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा तुम्हारी। उस शख्स ने पतलून की जेब की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन मैंने पिस्तौल से इशारा किया तो उसका हाथ रुक गया। उस तरफ दीवार के साथ खड़े हो जाओ, मैंने तहमखाना लहजे में कहा। तुम्हारा मुंह दीवार की तरफ होना चाहिए और दोनों हाथ सर से ऊपर दीवार पर। उस शख्स ने मेरे हुक्म की तामील करने में देर नहीं लगाई। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा। मेज पर 2 सेब और उनके करीब एक छुरी भी रखी हुई थी।
मैंने टॉर्च मेज पर रखकर पिस्तौल बाएं हाथ में पकड़ लिया और दाएं हाथ से छुरी उठाकर नरगिस वाली चारपाई के करीब हो गया और उसके हाथों की बंदिशें काटने लगा। दोनों हाथ खुलते ही नरगिस उठकर बैठ गई। मैंने छुरी उसके हवाले कर दी और वो पैरों पर बंधी हुई रस्सी काटने लगी। मैं पिस्तौल दाएं हाथ में लेकर उस शख्स की तरफ मुतवज्जो हो गया। मेरे हुक्म पर वो शख्स मेरी तरफ मुड़ गया था। उसने दोनों हाथ अब भी सर से ऊपर उठा रखे थे। यहाँ तक अगर तुमने वाकई बहादुरी का सबूत दिया है, वो शख्स कह रहा था, लेकिन तुम तहरीमी को नहीं जानते। अगर तुम इस लौंडिया को यहाँ से ले जाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। तहरीमी से भी मैं निमट लूंगा, पहले तुम्हारा बंदोबस्त कर लूं, मैंने जवाब दिया। और इससे पहले कि मैं कोई और कदम उठाता, एक गैर मुतवक्को सूरत-ए-हाल सामने आ गई। नरगिस ने अचानक ही चीखते हुए उस शख्स पर छुरी से हमला कर दिया। नरगिस अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो सकी, लेकिन उस शख्स को मौका मिल गया। उसने बड़ी फुर्ती से अपने आप को बचाते हुए नरगिस को गिरफ्त में ले लिया और एक ही झटके से छुरी नरगिस के हाथ से निकलकर जमीन पर गिर गई। मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। उस शख्स ने नरगिस को गिरफ्त में लेकर अपने सामने ढाल बना रखा था और मैं गोली भी नहीं चला सकता था। नरगिस अपने आप को छुड़ाने की जिद्दोजहद कर रही थी और फिर वो उस शख्स को साथ लेती हुई जमीन पर गिर गई। गिरते हुए शख्स उसके ऊपर आया और इस तरह मुझे मौका मिल गया। मैंने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसके सर पर जोरदार ठोकर मार दी। वो शख्स बिलबिला उठा। नरगिस भी मचलकर उसकी गिरफ्त से निकल गई। वो शख्स संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे ठोकरों पर रख लिया और फिर वो शख्स जमीन पर पड़े पड़े इस तरह उछला कि उसके पैर की ठोकर मेरे पिस्तौल वाले हाथ पर लगी और पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर नरगिस वाली चारपाई के नीचे गिर गया। उसके पैर की ठोकर मेरी पिंडली पर लगी। मैं लड़खड़ा गया, लेकिन फौरन ही संभल कर उस शख्स पर हमला कर दिया। हम दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हो रहे थे। फिर उस शख्स ने मुझे उछाल दिया। मैं दीवार से टकराया। मेरा सर दीवार से लगा था। मेरा दिमाग हिल कर रह गया। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था कि वो शख्स मेरी तरफ लपका, लेकिन उसी लम्हे फजा फायर की आवाज और उस शख्स की चीख से गूंज उठी। मैंने नरगिस की तरफ देखा। उसके हाथ में मेरा पिस्तौल था और वो खूनख्वार नजरों से उस शख्स की तरफ देख रही थी। गोली उस शख्स के बाएं कंधे पर लगी थी, जहां से खून बह निकला था। उसने दाएं हाथ से मजरूह कंधा पकड़ दिया और फिर अचानक उसने छलांग लगा दी। मेरा ख्याल था कि वो नरगिस पर हमलावर होगा। नरगिस ने भी गोली चला दी, लेकिन उस शख्स ने नरगिस पर नहीं, खिड़की की तरफ छलांग लगाई थी। नरगिस की चलाई हुई गोली सामने दीवार पर लगी। मुझे उस शख्स की फुर्ती पर हैरत थी। जख्मी होने के बावजूद हवा में उड़ता हुआ खिड़की से बाहर जा गिरा था। नरगिस ने खिड़की की तरफ देखा और फायर कर दिया, लेकिन ये गोली भी जाया गई। मैंने लपक कर नरगिस के हाथ से पिस्तौल ले लिया और उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचते हुए चीखा। हम हाल कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए। आगे अंधेरा था। इतना मौका नहीं था कि मैं दोबारा कमरे में जाकर टार्च लाता। अंदेशा ये था कि अगर वो शख्स हमसे पहले चौकीदार के कमरे तक पहुंच जाता तो हमारे फरार का रास्ता मसदूद हो जाता और हम यहाँ फंस कर रह जाते। मैं नरगिस का हाथ पकड़कर दरख्तों के बीच उस रास्ते की तरफ भाग खड़ा हुआ। अभी हमने चंद ही गज का फासला तय किया था कि फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली हमारे सरों के ऊपर से गुजरी थी। मैं नरगिस को पकड़े भागता रहा। नरगिस चीखती हुई नीचे गिरी। वो नंगे पैर थी और उसके पैरों में कांटे चुभ गए थे। मैं उसे संभालना चाहता था कि एक और फायर हुआ। इस मर्तबा नरगिस के मुंह से भी खौफनाक चीख निकल गई। मैं उसे उठाने की कोशिश करने लगा तो वो चीखी, मेरे सीने में गोली लगी है, तुम भाग जाओ। उसी वक्त एक और फायर हुआ। इस मर्तबा गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मैंने आवाज की सिमत फायर कर दिया। वो शख्स हमसे ज्यादा दूर नहीं था। गोली चलाने के बाद उसे अपनी जगह से हटने का मौका नहीं मिला था। अंधेरे में चलाई हुई मेरी गोली निशाने पर लगी। फायर की आवाज के साथ ही उस शख्स की चीख भी सुनाई दी। मैंने झुककर नरगिस को कंधे पर उठा लिया और चौकीदार के कमरे की तरफ दौड़ने लगा।